हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जो कि शिक्षण एवं अधिगम का आकलन है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समन्वयी व्यक्तित्व में पाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति, अच्छे वस्त्र धारण करना, सुंदर दिखने की इच्छा या उच्च शिक्षा प्राप्ति। तो समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है, राइट आंसर होगा 26 नंबर का दृढ़ इच्छा शक्ति। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति, राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है जो कि आत्मकेंद्रित अर्थात सामाजिक, निर्भय, उभयमुखी, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 के कि अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बीने ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि कांस्य स्रोत है, अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, सुबह तथा वातावरण की आंतरिक या उपर्युक्त से। तो बुद्धि का कांस्य स्रोत है वह है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल होना, या विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो जो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होता है वह राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होना अंतर व्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 120 अर्थात 120। एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है यह निर्णय किया जा सकता है। प्रतिभाशाली, अतिश्रेष्ठ, श्रेष्ठ व अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं। पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है, या अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इससे आधार बनाया जा सकता है। तो एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता होती है तो वह होता है कि अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है, राइट आंसर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्यों? यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है, या विभिन्न परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, या काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, या बौद्धिक तथा काल अनुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। यह बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है। काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक अर्थात काल का मतलब हुआ यहाँ एज से रिलेटेड, कि जो बुद्धि लब्धि है वह काल अर्थात समय के अनुसार और वायु के अनुसार व्युत्क्रमिक अर्थात आगे बढ़ती जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जो 30 इयर्स का है वह और जो
एक छोटा सा बच्चा उन दोनों में बुद्धि, उनके दोनों के बुद्धि जो है, उन दोनों के बुद्धि में काफ़ी डिफरेंस होगा, इसलिए क्योंकि उनके वायु में और समय में, काल में, दोनों में अभी काफ़ी डिफरेंस है। तो इसी के अनुसार बुद्धि लब्धि का राइट आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने के वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, बेसिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह पहला ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह अस्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। क्या है? 36 नंबर, यह राइट आंसर हो जाएगा, यह अस्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। बुद्धि और पहला ऑप्शन है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि की लैंगिक विभिन्नताओं। किस कारण सभी कहने का यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि बहुत सारे लोग अधिकांश औसत बुद्धि के होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या बुद्धि और जाति में विभिन्नता होती है इसलिए ऐसा होता है? तो जाति से यहाँ कोई मतलब नहीं है। बुद्धि के वितरण से या बुद्धि की वृद्धि से ऐसा होता है, या बुद्धि और लैंगिक, तो लैंगिक भी नहीं, लैंगिक भी यहाँ इसका लैंगिक का भी अलग अर्थ हो जाएगा। क्या बुद्धि इस पे थोड़ी कम और ज़्यादा होता है कि लड़का है तो बुद्धि ज़्यादा हो गई, लड़की होगी? लैंगिक से इसका कोई मतलब नहीं है, जाति से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन बचता है कि बुद्धि की वृद्धि, क्या बुद्धि की वृद्धि होने से कुछ लोगों का बुद्धि ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और कुछ मंद होते हैं, या बुद्धि के वितरण से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुद्धि के वितरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था मन ने, डेलियन गोलमैन ने, या विलियम स्टर्न ने, या वाइगोत्स्की ने? तो जब संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था वह दिया था डेनियल गोलमैन ने। याद रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंट इज डेनियल गोलमैन। तो आगे बढ़ते हैं। एक बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने कहा जाता है। यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा? क्या सामाजिक है, यांत्रिक है, अमूर्त है, या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे अमूर्त है। अमूर्त इसलिए है क्योंकि एक बालक को बगीचे में ले गया गया और उसे हरियाली दिखाया गया, लेकिन जब उसे निबंध लिखने को कहा गया तो उस समय तो उसे सोचकर या अपने अंदर उसे सोचकर उसके बाद ही लिखेगा। ऐसा नहीं है कि उसके सामने एक बगीचा है, वो उसने विद्यालय में आकर, यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय में आकर अब उस अपने दिमाग का खर्च करेगा, विचार करेगा, सोचेगा। तो यह सब किसी से बोलकर नहीं, अपने आप में ही सोचेगा, अर्थात अमूर्त चिंतन करेगा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि अमूर्त। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा कि जो बुद्धि है वह सीखने की योग्यता है?
बात तो सही है कि बुद्धि के बिना कुछ नहीं होने वाला। और अगला देखते हैं, ऑप्शन क्या है, विलियम स्टर्न ने, विलियम मैकडूगल ने, या रेक्स नाइट ने, या बंकिंघम ने। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, आप लोग याद कर लीजिए, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन राइट आंसर हो जाएगा, बकिंघम का है। बुद्धि अमूर्त विचारों में, क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है, तो यह टर्मन ने कहे हैं कि जो बुद्धि है वह अमूर्त चिंतन करने का योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा अमूर्त चिंतन किया जा सकता है। टर्मन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा एक व्यापक शब्द है, यह किसने कहा है। परीक्षा, एग्जाम एक व्यापक अर्थात बड़ा शब्द है, यह किसने कहा है। स्किनर ने, गुड ने, नन ने, या विपरीत सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा कि परीक्षा एक व्यापक शब्द है। यह कथन गुड जी का कहना है कि परीक्षा एक व्यापक है। अगला है, परीक्षा के प्रमुख प्रकार हैं। परीक्षा किस किस तरीके से लिए जाते हैं, आंतरिक परीक्षा, बाह्य परीक्षा, या दोनों। तो परीक्षा के जो प्रकार हैं वह हैं आंतरिक और बाह्य दोनों। राइट आंसर हो जाएगा, सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, नील मुद्रण का निर्माण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। अर्थात ब्लू प्रिंटेड का निर्माण आवश्यक है कक्षा शिक्षण में, प्रश्न पत्र के निर्माण करने में, या परीक्षा के आयोजन में, या गृह कार्य में। तो जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो हम ब्लू प्रिंटेड अर्थात नील मुद्रण का यूज करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। जब हम परीक्षण करते हैं और उसमें भी वह परीक्षण उत्तम हो तो क्या क्या होना चाहिए, क्या वैधता होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, लेकिन ये कठोरता क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है तो राइट आंसर यही होगा, कठोरता नहीं होना चाहिए। अगला है कि ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, या उपचार। तो अभी आपको हमने अगला क्वेश्चन में बताया कि ब्लूप्रिंट होता है वह प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजन एवं मानकीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार, वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ निरीक्षण करता है, यह कथन है। एक उत्तम यह कथन है महेश भार्गव का। अगला क्वेश्चन है कि जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तित्व प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षा कहलाती है, क्या कहलाती है, विश्वसनीयता, वैध, वस्तुनिष्ठ, या मानक। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि वह वस्तुनिष्ठ कहलाती है। अब यदि आपका आंसर सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि आपका गलत पे टिक लगा हुआ है तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अर्थात इसमें टीचर को कोई भी अपना एफर्ट नहीं लगाना है कि हमें नंबर सोच समझकर कितना देना है, इसीलिए यहाँ पे एक परीक्षक का जो व्यक्तित्व प्रभाव नहीं पड़ता है वह है वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारिक कसौटियों के आधार पर उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यवहारिक कसौटियों के आधार पर उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है, क्या विभेदकारिता होना चाहिए,
वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए या उपयोगिता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि व्यवहारिक कसौटियों के आधार पर उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता है वह राइट आंसर हो जाएगा 49 का योगिता। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे कह रहा है कि व्यवहारिक कसौटियों के आधार पर उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा कि उपयोगिता। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण उस नींव के पत्थर की भांति है जिस पर छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन बनाया जाता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही उसकी पूर्व, वर्तमान एवं भविष्य की उपलब्धियों का अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण उस नवीन पत्थर की भांति है। मूल्यांकन प्रक्रिया अर्थात जब हम मूल्यांकन करते हैं, अभिलेख करते हैं, तो उस नींव के पत्थर के समान है जिस पर छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन बनाया जाता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही उसकी पूरी वर्तमान एवं भविष्य की उपलब्धियों का अनुमान लगाया जा सकता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन प्रोफेसर एस.के. दुबे का कथन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारी वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।